बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंजा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं और इसका ताल्लुक है लिंग्विस्टिक्स के साथ। लिंग्विस्टिक्स के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट दिस इज समवट टफ, बट यू नो वेरी वेल कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल है आपका कोशिश करना और मुश्किल है उस कोशिश पे बरकरार रहना। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आज हम हमारी बात हो रही है वो मॉर्फीम पर हो रही है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स जनरली आप लोग जानते हैं कि स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, साइंटिफिकली अगर हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो ये लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कभी कभी ऐसा समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स द ब्रांच ऑफ द ग्रामर, ऐसा तो ना सोचे, और इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हमारी बातें होंगी। लेकिन आज जो बात हमारी होने लगी इसका ताल्लुक है मॉर्फीम के साथ। और आपको ये बताने वाला हूं कि देखें, जो ग्रामर है ना उसके 5 मेजर यूनिट्स होता है, 5 लेवल्स होते हैं ग्रामर के। उसमें से मॉर्फीम है, उसके बाद वर्ड है, उसके बाद फ्रेज है, उसके बाद क्लॉज है, उसके बाद सेंटेंस है, जिसको आप लोग वर्ड कहते हैं। एक्चुअली हम इसे वर्ड क्लास भी कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसका नाम है। तो लेकिन आज हमारा ताल्लुक जो है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फीम। हम मॉर्फीम के मुतालिक बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग टू नो that what is the definition or how we are to define morpheme। तो हम इसके बारे में कहते हैं a smallest meaningful unit of grammar। यूनिट ग्रामर का यूनिट होगा ग्रामर का, लेकिन वो स्मॉलेस्ट होगा, यानी उसके बाद मिनिमल कह लें आप, यानी मजीद इसे आप छोटा नहीं कर सकते ना, बस वो उसके बाद ग्रामर की बातें खत्म हो जाती। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर है वो मॉर्फीम है, जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर वो सेंटेंस है। तो अब मीनिंगफुल का मतलब, अगर तो मीनिंगफुल है, उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं, देन वी आर टू से यस दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये कि अगर मीनिंग्स नहीं तो फिर हम उसे मॉर्फीम नहीं कहने वाले। तो दो बातें होगी, एक उसका स्मॉलेस्ट होना और दूसरा उसका मीनिंगफुल होना। तो चलिए समझते हैं हम जरा इसको। देखिए हमारे पास एक लफ्ज है बुकलेट। आई हैव रिटन दिस वेरी वर्ड फॉर यू गाइस। और इसमें बुकलेट में यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास एक बुक है, एक लेट है। अब बुक जो है वो भी एक मॉर्फीम है और जो लेट है वो भी एक मॉर्फीम है। ओवरऑल जो वर्ड है वो है आपका बुकलेट। ये एक वर्ड है। दिस वर्ड हैज 2 मॉर्फीम्स, दिस इज बुक, दिस इज लेट। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई कि जब मैं छोटा था ना, बुकलेट की उर्दू में कहते हैं किताबचा। हम मतलब पढ़ते होते थे 5वीं 6वीं क्लास में, किसी मतलब जो है वो लिखा होता था कहीं बाहर बैंक के, और लिखा होता है किताबचा दस्तयाब है। हम उसे कुत्ता बच्चा कहते थे, कुत्ता बच्चा दस्तयाब है। लेकिन बड़ा अर्सा जाके बाद में पता चला भाई ये किताबचा है और इसको इंग्लिश में बुकलेट हम बोलते हैं। तो बुकलेट इट हैज 2 मॉर्फीम्स, इसके अंदर 2 मॉर्फीम है। एक है आपके पास बुक और एक है लेट, एंड बोथ ऑफ देम दे आर टेकन एज फ्री मॉर्फीम। इनको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि फ्री मॉर्फीम होता क्या है, लेकिन इससे पहले हम जनरली बात कर लेते हैं कि दिस वर्ड इट हैज 2 मॉर्फीम्स। इसके अंदर 2 मॉर्फीम्स हैं। द वन इज बुक, अदर इज लेट, and both of them they have independent meanings। that's why we have said that this is free morpheme। दोनों के मीनिंग्स इंडिपेंडेंट हैं। बुक का एक अपना पूरा मानी है और लेट का एक पूरा मानी है। सो वी आर टू से कि ये जो है बुक लेट एक वर्ड है, इसके अंदर 2 मॉर्फीम हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं टीचिंग। टीचिंग जो है इसके अंदर भी देखें टीच और आईएनजी। अब जो टीच है ये आपके पास ये फ्री मॉर्फीम है, और आईएनजी अब थोड़ा सा गौर करें, अगर कहीं अलग से आईएनजी लिखा जाए, कहीं अलग आपने कहीं आईएनजी लिखा हुआ देखा हो, आप थोड़ा गौर करें, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट द मीनिंग्स ऑफ दिस वेरी वर्ड? नहीं भाई, मुमकिन ही कोई नहीं, इसके मीनिंग्स नहीं है। जब मीनिंग्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ भला? इसका मतलब ये हुआ कि है तो ये मॉर्फीम, लेकिन क्या वाकई मीनिंगफुल जो हमने लिखा है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द ग्रामर होना चाहिए, तो इसके तो मीनिंग्स भी कोई नहीं, तो फिर हम इसको कैसे कहते हैं कि ये एक मॉर्फीम है? देखें, 2 तरह से बात हमें समझनी है। एक है कि जब इसमें इसके साथ जुड़ना है, यानी टीच के साथ जब आईएनजी लगेगा तब इसके मीनिंग है, लेकिन जब इसको हम सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस वेरी मॉर्फीम हैज द मीनिंग व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द मीनिंग ऑफ द टीच, जो टीच के मानी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही होगी? तो इसका मतलब है ये बॉन्ड मॉर्फीम है। अब मॉर्फीम 2 तरह के हो गए, जिसके इंडिपेंडेंट मीनिंग्स होंगे, जिसके मीनिंग इंडिपेंडेंट। टीच है, आप उसे अलग लिख दो, आप टीच को मतलब जो है किसी लफ्ज के साथ अटैच कर दो, उसके मीनिंग्स मौजूद रहेंगे, लिहाजा इसी वजह से उसको फ्री मॉर्फीम कहते हैं। और उसके बाद है बॉन्ड मॉर्फीम। तो बॉन्ड मॉर्फीम मॉर्फीम होता है कि जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जब उसे सेपरेट कर देते हैं उसका मीनिंग कोई नहीं होता। देखें, इसी तरह से आपने जब लिखा ना बुक्स, तो बुक्स में ये जो एस है तो ये भी मॉर्फीम, ये फ्री मॉर्फीम है, इसको हम बॉन्ड मॉर्फीम कह देते हैं। एस को जब अलग लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस है, लेकिन जब हमने इसको इसके साथ अटैच किया तो ये मीनिंगफुल है। तो इसका मतलब कि एस के मीनिंग डिपेंडेंट है,
जिसके मीनिंग डिपेंडेंट होंगे जिस मॉर्फीम की, उसको हम कहेंगे बॉन्ड मॉर्फीम। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखें, वंस अगेन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट। बड़ी सादा सी बात है कि मॉर्फीम दो तरह का होता है, एक फ्री और एक बॉन्ड, राइट? ठीक होगी बात। फ्री मॉर्फीम वो जिसके इंडिपेंडेंट मीनिंग्स हो, बॉन्ड मॉर्फीम वो जिसके डिपेंडेंट मीनिंग्स हो, इंडिपेंडेंटली उसके कोई मीनिंग्स नहीं हो। किसी के साथ जुड़ेगा तो मानी देगा, अलग है तो कोई मानी कोई। अब जरा देखें टीचिंग्स। अब टीचिंग के अंदर मॉर्फीम कितने भला? अगर मैं कहूँगी एक है टीच, एक है आईएनजी और एक है एस, तो इट मीन इट हैज थ्री मॉर्फीम्स। थ्री मॉर्फीम्स हैं। क्या टीच जो है उसके इंडिपेंडेंट मीनिंग्स हैं? यस, तो हम इसको फ्री मॉर्फीम कहेंगे। अच्छा, आईएनजी इसको हम बॉन्ड मॉर्फीम कहेंगे, और ये जो एस है ये भी बॉन्ड मॉर्फीम है। तो अब जो लफ्ज टीचिंग्स है, टीचिंग्स, इसके अंदर थ्री मॉर्फीम्स हैं और इनमें से टू बॉन्ड है और एक जो है वो फ्री मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम, ओवरऑल दिस इज अ वन वर्ड। अब एक वर्ड है जिसके अंदर तीन मॉर्फीम मौजूद हैं। बॉन्ड किस लिए? आईएनजी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखता, एस इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखता, लेकिन टीचिंग दैट हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग्स। इसी तरह से लफ्ज है वर्ड्स। तो वर्ड्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट के दो हैं। अब ये वाला जो एस है आपको मालूम है ये बॉन्ड मॉर्फीम है और ये फ्री मॉर्फीम है। और वर्ड्स दैट इज अ वन वर्ड, एक लफ्ज है वर्ड्स, उसके अंदर दो मॉर्फीम, वर्ड जो है वो फ्री और जो बी है, ये जो एस है वो बॉन्ड मॉर्फीम। ऐसे ही पेंसिल्स है, तो पेंसिल और एस, अब ये जो एस है ये आपका बॉन्ड मॉर्फीम और ये जो पेंसिल है ये आपका फ्री मॉर्फीम। अब ये जो अगले वाले हैं भाई, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताने कि इसके अंदर कितने मॉर्फीम्स हैं, कौन से बॉन्ड है कौन से फ्री, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया मॉर्फीम। मैंने आई हैव रिटन कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, देयर इज फ्री मॉर्फीम, देयर इज अ बॉन्ड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम कौन है? वो जो कि इंडिपेंडेंट मीनिंग्स रखता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग्स। If the meanings are independent, then we have to say that is a free morpheme. Otherwise, it is, if the meanings are dependent, तो हम कहेंगे बॉन्ड मॉर्फीम है। अब जैसे देखें ना, बुक्स है तो बुक्स के अंदर आपको पता चलेगा ये फ्री मॉर्फीम है, ये बॉन्ड मॉर्फीम है। टीचर में टू मॉर्फीम्स हैं, ये बॉन्ड मॉर्फीम है, ये फ्री मॉर्फीम है। फार्मर्स, फार्म, ER और S, अब ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और ये फ्री। इसी तरह से डी वैल्यूड, तो वैल्यू आ गया इसमें, ये जो ED है और ये D, ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और ये वैल्यूज है नहीं हमारे पास फ्री मॉर्फीम। तो अब हमने जो बात कही है यहाँ पर, वो बात क्या हुई भला कि फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम आपको पता चल गया। अब भी हमें पता चलने की जरूरत क्या है, हम क्यों इसको ढूंढते फिर रहे हैं कि ये फ्री है ये बॉन्ड है। याद रखेंगे जरा कि जो बॉन्ड मॉर्फीम्स होते हैं ना, बॉन्ड फॉर्म, उनकी वजह से वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द न्यू वर्ड्स, और आपकी जो है ना वोकैबुलरी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि वैल्यू आपने उसको कर दिया डी वैल्यू। इसी तरीके कार से आप कहते हैं सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, यानी DED लगाने से नेगेटिव मीनिंग जनरेट हो जाता है। इसी तरह से कंडक्ट है तो मिसकंडक्ट, ऐसे ही एडवांटेज तो डिसएडवांटेज, तो डिस लगाने से मिस लगाने से मानी अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यू आर एबल टू गेट द मीनिंग्स ऑफ द वोकैबुलरी आइटम्स, उसके मीनिंग्स आपको पता चल जाता है। अब इसमें बॉन्ड मॉर्फीम में ना एफिक्सिस होते हैं। एफिक्सिस के बारे में अलग से एक वीडियो भी देखी हुई है, लेकिन यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ द डिस्कशन। तो एफिक्सिस का मतलब है कि वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन द मेन वर्ड, हम मेन वर्ड के अंदर जो स्टेम है उसके अंदर कुछ ऐड करने वाले हैं। तो इसमें एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। जैसे आपके पास है वैल्यू, तो वैल्यू से पहले जो आपने डी लगा दिया ना, तो ये जो होगा ये प्रीफिक्स है। इसी तरह से एबल से पहले आपने डिस लगा दिया तो ये भी प्रीफिक्स है। इसी तरीका कार से प्ले से पहले आपने री लगा दिया तो ये भी क्या हुआ, ये प्रीफिक्स है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्सेस। और इसके बाद ये हमारे पास आ गया एक्शंस, मार्कर। तो एक्शंस हमने लिखा एक्ट, इसके बाद ION आ गया और S आ गया। तो हमें मालूम है कि ये भी सफिक्स है, ये भी S भी सफिक्स है। इट मीन द वर्ड एक्ट, इट हैज टू सफिक्सेस, इसके अंदर दो सफिक्सेस मौजूद हैं। मार्कर आपके पास है मार्क, आपने ER लगा दिया। अब जो भी एडिशन आप बाद में करते हैं, स्टेम के बाद में, बेस के बाद में, वो सफिक्स है, जो पहले ऐड करते हैं वो प्रीफिक्स है। अब एक लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं लफ्ज को पढ़ देता हूँ और इसके बारे में आने में बताना है कि इसमें मॉर्फीम हैं कितने। ये है हमारे पास एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। सो माय डियर गाइस, तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे मुझे हाउ मेनी मॉर्फीम्स आर देयर इन दिस वेरी वर्ड, इस लफ्ज के अंदर कितने मॉर्फीम हैं। तो यहाँ पर एक दफा हम इसको रिकैप करते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लोज इट। अब बात क्या हुई हमारी कि मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द ग्रामर, तो इसको हम कहेंगे मॉर्फीम। मॉर्फीम जो है वो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर एंड द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर दैट इज द सेंटेंस, एंड दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ द ग्रामर: मॉर्फीम, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो मॉर्फीम दो तरह के, फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम।
अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।